ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक कौम अपनी तारीख के सबसे मुश्किल और कठिन दौर से गुजर रही हो। अंदरूनी और बैरूनी ताकतों की तरफ से कर्ब और अजियत का शिकार हो। एक ऐसा मुल्क जिसके अवाम का कोई पुरसाने हाल न हो और हर तरफ मायूसी, बेयकीनी और खौफ छाया हुआ हो। और फिर उसी तारीकी में एक ऐसा मर्द मुजाहिद कौम को सहारा देने के लिए उठ खड़ा हो जिससे किसी ने कोई उम्मीद तक न बांधी हो। ये वो कौम थी जिसे अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जैसे याद ही ना रहा हो। आज़ादी के बाद भी ये कौम गैर महफूज थी, कमज़ोर थी, तन्हा थी। मगर इसी कौम का एक ऐसा सपूत अपनी जगह से उठा और उसने इस कौम को दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत बना डाला। नाज़रीन, आज हम आपको पूरी मुस्लिम उम्मा की वाहिद और इकलौती एटमी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जो चंद ही साल पहले ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुई थी और आज़ादी हासिल करते ही उसने एक ऐसा मंसूबा बनाना शुरू कर दिया जो उसे दुनिया में एक अलग हैसियत और ताकत अता करे। ये सन 1954 है। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा हैं। इसी साल उनकी मुलाकात अमरीकी सदर ड्वाइट डी आइज़नहावर से हुई। इस मुलाकात में पाकिस्तान को अमरीकी जोहरी मंसूबे में शामिल होने की पेशकश की गई और ये पेशकश उसी वक्त कबूल कर ली गई और इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया। इस मुआहदे में शामिल होने का मतलब ये था कि पाकिस्तान जोहरी तवानाई को एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। मुल्क में इस फैसले पर बहस शुरू हो गई। क्या हम एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत नहीं है? या अब भी हमारे फैसले अमेरिका करेगा? आज़ादी के बाद भी अगर फैसले बाहर से हों तो आज़ादी कैसी? यही तो सवाल है। 1960 की दहाई में ये खबरें आना शुरू हो गईं कि भारत तेजी से जौहरी तजर्बात की सिमत बढ़ रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तानी क़यादत ने जौहरी असलहे के मैदान में कदम रखने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान और अमेरिका के दो फौजी मुआहदे थे, सीटो और सेंटो। 1963 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काबीना में ये तजवीज़ पेश की, पाकिस्तान को एटॉमिक असले की तैयारी के लिए फौरन एक मुकम्मल प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। मगर सदर अय्यूब खान और उनके अमेरिका नवाज वजीरों ने इस तजवीज़ को दबे पांव रद्द कर दिया। ये तय पाया कि पाकिस्तान जौहरी असलहा बनाने की सलाहियत हासिल नहीं करेगा। ये फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए नाकाबिले कबूल था। उन्होंने इस पर शदीद रंजो गम का इजहार किया और अज़्म किया, चांद जमीन पर उतर सकता है, दुनिया अपनी जगह बदल सकती है, लेकिन हम अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब ज़रा आगे चलते हैं। 1971 के दौर में जब मशरिकी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, पाकिस्तान से जुदा हो गया, ये कौमी सानहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो कभी फरामोश न कर सके। ये ज़ख्म उनके दिलो दिमाग पर हमेशा ताज़ा रहा। इसी सानहे के बाद नवंबर 1972 में कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट का आगाज़ किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी ईंधन से मुताल्लिक मंसूबों की मंजूरी दे दी। इन मंसूबों में शामिल था यूरेनियम की कानकनी, एटमी ईंधन की तैयारी, रीप्रोसेसिंग प्लांट और मुताल्लिका सहूलियात का क़याम। इसके बाद पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन की सबसे बड़ी तरजीह ये बन गई कि एटमी ईंधन के पूरे साइकिल को मुकम्मल किया जाए। 1973 में पाकिस्तान के जौहरी सलाहियत हासिल करने के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इसी सिलसिले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी तवानाई कमीशन के सरबराह और आला साइंसदानों से मुशावरत के बाद हॉलैंड से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुला लिया। भुट्टो जिस तेजी से एटमी प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे थे, ये बात अमेरिका को हरगिज पसंद नहीं आई। इस दौर के अमेरिकी वजीर खारिजा हेनरी किसिंजर ने खुले अल्फाज में धमकी दे दी कि अगर भुट्टो ने रीप्रोसेसिंग प्लांट के मंसूबे पर इसरार किया तो ये फैसला उनके लिए निहायत संगीन साबित हो सकता है। लेकिन इन तमाम धमकियों और दबाव के बावजूद पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर तहकीकी काम खामोशी से जारी रहा और फिर कहानी ने एक नया रुख इख्तियार किया। 18 मई 1974 की सुबह 8:05 पर
भारत ने राजस्थान के सहरा में अपना पहला एटमी धमाका किया। ये मकाम पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 50 मील के फासले पर था। भारत का ये एटमी तजर्बा, जिसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए एक संगीन खतरा बन गया। ये वाकया पाकिस्तान के लिए एक वाज़ेह पैगाम था। अब भारत को फौजी ताकत में वाज़ेह बरतरी हासिल हो चुकी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का अज़्म अब और भी नागुज़ीर हो चुका था। ये मामला अब न सिर्फ साइंस या सियासत का रहा, बल्कि ये कौम की बका का सवाल बन चुका था। इसी मौके पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से बल्कि पूरी दुनिया से ये वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान कभी भी एटमी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगा। भुट्टो ने कहा था, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे। लेकिन नाजरीन, ये सफर इतना आसान हरगिज न था जितना आज बयान किया जाता है। पाकिस्तान के पास न जदीद न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था, न लेबॉरेटरियां और न ही वो तकनीकी माहिरीन जो ऐसे प्रोग्राम को मुमकिन बना सकें। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट महज एक महदूद पावर स्टेशन था। भारत के एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान ने ये महसूस कर लिया कि अब अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना नागुज़ीर हो चुका था। इसी मकसद के लिए जुनूबी पंजाब में एक ख़ास मंसूबा शुरू किया गया। ये मकाम इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि यहाँ कुदरती यूरेनियम की बड़ी मिक़दार मौजूद थी, जो एटमी बम के लिए इंतहाई ज़रूरी थी। मुल्क के आला हुक्काम में से कुछ ने इस मंसूबे को गैर ज़रूरी करार दिया, तो कुछ ने इसे नाकाबिले अमल समझा। खजाना खाली है, ये मंसूबा हमारी मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सिर्फ महंगा नहीं, ये मुल्क पर मुस्तकिल बोझ बन जाएगा। स्कूल, अस्पताल, तरक्की सब रुक जाएंगे। हम खतरा नहीं झटला रहे, हम कीमत पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि फौज के बाज़ हलकों ने भी भुट्टो को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान की रवायती अफवाज भारत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं और इस महंगे और पेचीदा मंसूबे की कोई ज़रूरत नहीं। कीमिया पैदावार कॉम्प्लेक्स, जहाँ एटमी ईंधन की तैयारी हुई, ये पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का सबसे बड़ा राज था। इस मंसूबे की राजदारी ऐसी थी कि न सिर्फ सैटेलाइट्स बल्कि आलमी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इससे काफ़ी अरसे तक मुकम्मल तौर पर बेखबर रहीं। ये वो खामोश बुनियाद थी जिस पर एक एटमी ताकत की इमारत तामीर हो रही थी। नाजरीन, कीमिया पैदावार कॉम्प्लेक्स के करीबी इलाकों के लोग भी ये नहीं जानते थे कि उनके शहर में आखिर हो क्या रहा है। ये राज इस हद तक महफूज रखा गया था कि न सिर्फ पंजाब के गवर्नर बल्कि मुल्क के आला तरीन हुक्काम भी इससे लाइल्म थे। मगरिब कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करे, लेकिन इसी मगरिब ने भारत की जौहरी ख्वाहिशात पर आंखें बंद कर रखी थीं। 1973 में पाकिस्तान ने कनाडा के साथ एक मुआहिदा किया। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को एटमी ईंधन की तैयारी के लिए एक प्लांट फराहम किया जाना था, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की निगरानी में होना था। लेकिन भारत के एटमी तजर्बे के बाद ये प्लांट पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया गया, हालांकि सारा सामान बंदरगाह पर तरसील के लिए तैयार खड़ा था। अमरीकी दबाव पर जर्मनी ने भी पाकिस्तान को हैवी वाटर प्लांट देने का मुआहिदा मनसूख कर दिया। ये मंसूबा भी IAEA की निगरानी में था। बादअज़ां फ्रांस ने भी एटमी ईंधन की रीप्रोसेसिंग का मुआहिदा मनसूख कर दिया, जिसकी IAEA पहले ही मंजूरी दे चुकी थी। इन तीनों मुआहिदों से धोखा खाने के बाद पाकिस्तान बिल्कुल तन्हा रह गया था, न कोई इत्तेहादी न कोई सहारा। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास महदूद वसाइल और चंद काबिले एतमाद लोग थे। उन्हें भेस बदलकर दुनिया भर से छुप छुप कर एक एक पुर्जा हासिल करना था। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान को इस रास्ते पर चलता हरगिज़ नहीं देखना चाहते थे। हर मुल्क, हर दरवाज़ा बंद हो चुका था, लेकिन भुट्टो का अज़्म अटल था। उन्होंने दुनिया को साफ पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा।
यही अज़्म आगे चलकर पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स के लिए हौसला और ताकत बन गया, और कामयाबी इन्हीं खामोश हीरोज़ के कदम चूमने लगी। नाज़रीन, तारीख़ में एक नाम ऐसा है जिसे हमेशा एहतराम और फ़ख्र से याद रखा जाएगा। वो नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने पाकिस्तान को दिफ़ाई खुदमुख्तारी की मंजिल तक पहुंचाने में मरकज़ी और नाकाबिले फ़रामूश किरदार अदा किया। आलमी दबाव और सख्त पाबंदियों के बावजूद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की क़यादत में पाकिस्तानी साइंसदानों ने इंतहाई मेहनत की। उन्हें मालूम था कि दुनिया की ताकतवर तरीन क़ुव्वतें उनके मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। जब पाकिस्तान अपने जौहरी प्रोग्राम पर खामोशी से काम कर रहा था तो दुश्मन भी निगाह रखे हुए थे। ये एक छोटा सा मुल्क था जो अपनी दिफाई खुदमुख्तारी के लिए खड़ा हो चुका था। यही वजह थी कि मगरबी ताकतें डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को अपने लिए सबसे ख़तरनाक इंसान समझती थीं। जब 1974 में भारत ने अपना पहला एटमी धमाका किया तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने फैसला कर लिया कि वो अपनी तमाम महारत पाकिस्तान की खिदमत में वक्फ कर देंगे। 1975 में वो पाकिस्तान आए और अपने साथ सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी लेकर आए, जो यूरेनियम को अलग करने और जौहरी प्रोग्राम को ताकत देने में अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान पहुंचते ही उन्होंने कहूटा में एक तहकीकी लेबॉरेटरी कायम की। बादअज़ां यही इदारा खान रिसर्च लेबॉरेटरीज़ के नाम से मशहूर हुआ। नाजरीन, ये सन 1977 है। मुल्क में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है। क़यादत तब्दील हो चुकी है और जनरल ज़ियाउल हक इक़्तिदार में आ चुके हैं। मेरे अजीज हमवातनो, जनरल ज़ियाउल हक की आमद के साथ एटमी प्रोग्राम को एक नया रुख मिला। पहली बार ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर फ़ौज के कंट्रोल में आ गया। इस तब्दीली से एटमी प्रोग्राम में मज़ीद तेज़ी आ गई, या यूं कहिए कि फ़ौज की सरपरस्ती ने इस मंसूबे को मजबूत बुनियाद फराहम की। जनरल ज़ियाउल हक के ठोस फैसलों और फ़ौज की मुकम्मल हिमायत ने साइंसदानों को वो एतमाद और हौसला दिया जिसकी उन्हें शदीद ज़रूरत थी। अब ये सफ़र पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म, मजबूत और तेज़ हो चुका था। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक नई रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। 1980 तक पाकिस्तान एटमी ईंधन की तैयारी में खुद कफील हो चुका था। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान ने एटमी ईंधन बनाने के अमल के इब्तिदाई मराहिल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए थे। 1984 में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जनरल ज़ियाउल हक को बता चुके थे कि हम एटम बम बना चुके हैं और तजर्बे के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त एटमी धमाका न करना एक बेहतरीन हिकमत अमली थी, क्योंकि इसी दौरान अमरीका अफ़ग़ानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ था और पाकिस्तान को अमरीकी माली इमदाद मिल रही थी। अगर उस वक्त पाकिस्तान एटमी धमाका कर देता तो अमरीका की जानिब से तमाम इमदाद फ़ौरन रोक दी जाती। 1975 से 1980 तक 5 साल के मुख्तसर अरसे में पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने कई अहम प्लांट्स कायम किए। इन प्लांट्स ने यूरेनियम की सफाई, यूरेनियम गैस और यूरेनियम धात बनाने के अमल को कामयाबी से मुकम्मल किया और यूं पाकिस्तान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के लिए ज़रूरी ईंधन तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब दुनिया पाकिस्तान के इस मंसूबे की शदीद मुखालिफ थी। मगरबी ताकतें साजिशों में मसरूफ़ थीं। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक ने इक्तिसादी पाबंदियां लगाकर इस कोशिश को रोकना चाहा। कई मुआहिदे मनसूख किए गए, टेक्नोलॉजी की फराहमी रोकी गई, लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। और नाजरीन, जब हर किसी ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया तो इसी अंधेरे में एक ऐसा दोस्त सामने आया जिसने इस सफ़र को नई सिमत दी। चीन ने ताउन किया, तरबियत के रास्ते खोले और तकनीकी मदद से इस सफ़र को सहारा दिया। उस वक्त जब बाकी दुनिया इस राह को बंद कर चुकी थी। फिर वक्त आगे बढ़ा और वो लम्हा आ गया
जिसने पूरे खित्ते की फिजा बदल दी। मई 1998 में भारत के नए तजर्बात के बाद पाकिस्तान के सामने एक सवाल खड़ा था, क्या हम जवाब देंगे या खामोश रहेंगे? नाजरीन, कौम की नज़रें चागी की पहाड़ियों पर थीं, दिलों में बेकरारी, खामोशी में इंतज़ार और एक फ़ैसला जो तारीख़ लिखने वाला था। और फिर 28 मई 1998, वो दिन जब चागी की पहाड़ियाँ गवाह बन गईं कि पाकिस्तान अब अपना दिफा खुद संभालने की सलाहियत रखता है। ये सिर्फ ताकत का ऐलान नहीं था, ये पैगाम था कि हम अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। और नाज़रीन, यही वो मोड़ था जिसने पाकिस्तान को दुनिया में एक नई हैसियत दी और इस कहानी को एक तारीख बना दिया।